Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसको हम NBE 1986 के नाम से बहुत कॉमनली जानते हैं उसको आज स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि हमारी पहली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, हमारी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो आई थी सन 1968 में, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, जैसे पर्याप्त धनराशि न होना या संसाधनों का अभाव रहा, जो भी रीजंस रहे उसकी वजह से ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो हमारी प्रैक्टिस में नहीं आ पाई। यद्यपि इंदिरा गांधी जी ने उस समय 10+2+3 को फॉलो अप करके इसको प्रोसीड करने के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद सरकार के परिवर्तन के कारण 1979 में मोरारजी देसाई जब आए तो उन्होंने 8+4+3 की नीति को लागू करने की बात की, पर फिर भी वो नहीं हो पाया। और उसके बाद जब दोबारा से कांग्रेस की सरकार आई जिसमें इंदिरा गांधी जी का नेतृत्व था, पर फिर उनकी डेथ होने के बाद जो ये अध्यक्षता थी वो राजीव गांधी जी के पास चली गई। तो राजीव गांधी ने सन 1985 में ये डिसाइड किया कि एक नई शिक्षा नीति हमारे देश के लिए बनाई जानी चाहिए, और उसके लिए सन 85 में अगस्त में एक दस्तावेज जो था वो शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य, इसको जारी किया गया। और इस दस्तावेज का कार्य क्या था कि विभिन्न वर्ग जो थे समाज के, उनसे विचार, उनके सुझाव, मांगें, आवश्यकताएं वगैरह जो थी वो आमंत्रित की गई, जिससे कि उनके विचारों का मंथन करके एक ऐसी नीति का निर्धारण किया जाए जो हमारी तत्कालीन आवश्यकताओं के लिए उचित रहे। तो उस सब जो भी वहाँ विचार आए, सुझाव आए, उनके आधार पर एक नई नीति बनाई गई जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से जानते हैं। इस नीति को सन 1986 मई में प्रकाशित किया गया। अब ये ऐसी पहली नीति थी जिसमें उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई और साथ में पर्याप्त संसाधन भी जुटाए गए उसको पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए। अब ये नीति जो आई ये बहुत बड़ी थी। इसको क्रियान्वित करने के लिए 12 मुख्य अध्यायों में इसको विभक्त किया गया और 24 इसके जो एक्शन वर्क्स टाइप कार्य योजना के रूप में इसको किया गया। 24 पार्ट्स में वहाँ पर डिवाइड किया गया कि इसके वर्कआउट करने के लिए कैसे ये वर्कआउट किया जाएगा। 12 इसके मुख्य अध्याय थे और उनमें 24 पार्ट्स में इसकी कार्य योजना को संपादित किया गया। अब इन 12 अध्यायों को हम डिस्कस कर लेते हैं और 12 अध्यायों के साथ साथ हमारी रिकमेंडेशंस भी साथ साथ में पूरी हो जाएंगी। जैसे पहला हमारा अध्याय था प्रस्तावना। इस प्रस्तावना वाले अध्याय में सिर्फ उसकी जो 1968 में पॉलिसी आई उसकी भूमिका के बारे में कहा गया, क्या क्या करना है, कोठारी आयोग ने क्या संस्तुतियाँ दी हैं, जो भूमिका वाला पार्ट होता है, प्रीफेस हम कह सकते हैं, वो प्रस्तावना में था। उसके बाद जो मेन हमारे आते हैं वो 11 पॉइंट्स होते हैं जिनमें उन्होंने वर्किंग को डिवाइड किया। तो पहला था हमारा शिक्षा का सार या उसकी भूमिका। शिक्षा का सार जब हम कहते हैं तो इन्होंने कहा कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो छात्रों का ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके, मतलब चहुमुखी विकास बच्चे का होना चाहिए जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, नैतिक, हर तरह का विकास बालक का इस समय हमारा फोकस होना चाहिए कि हम छात्र का चहुमुखी विकास कर सकें, और शिक्षा की भूमिका भी उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। दूसरा जो पॉइंट है वो आया हमारा तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। तकनीकी, जैसा हम जानते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोठारी आयोग ने बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन दी थी, साइंटिफिक एजुकेशन के बारे में कहा था, साइंस बेस्ड एजुकेशन पॉलिसीज़ होनी चाहिए। तो इसी तरह तकनीकी विषयों और प्रबंधन विषय मतलब साइंस एंड मैनेजमेंट के जो विषय हैं उनको पढ़ाने के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया कि इनकी विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे बच्चे जो हैं वो टेक्निकल और मैनेजमेंट की एजुकेशन को पूरी तरह से अच्छे से कर सकें। दूसरा, जब थर्ड पॉइंट हमारा आता है, फोर्थ पॉइंट, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। ये इन्होंने कहा कि शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली जो है वो 10+2+3 के रूप में होगी और सभी प्रांतों में समान रूप से लागू होगी। और साथ में इन्होंने संरचना के विषय में जब डिस्कस किया तो इन्होंने ये भी कहा कि संरचना भी समान होगी और जो पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो भी
समान होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। यद्यपि थोड़े बहुत वेरिएशन के लिए कहीं कोई मनाही नहीं थी, जैसे अगर कहीं पर ग्रामीण इलाके की बात है तो वहाँ पे का जो कृषि से संबंधित कार्य हैं, उद्यान से संबंधित कार्य हैं, उनको बढ़ाया जा सकता है। इंडस्ट्रियल एरिया में है तो प्रावधानिक मतलब टेक्निकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग बढ़ाया जा सकता है। इतनी छूट देने की बात की थी, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि एनसीईआरटी एक पाठ्यक्रम डेवलप करे और उस पाठ्यक्रम के अनुरूप ही सब लोग नई पुस्तकों का निर्माण करें और वही पुस्तकें प्रत्येक प्रांत में लागू की जाए। देन समानता के लिए शिक्षा की बात की, जैसे कि कोठारी आयोग ने कहा भी था, कॉमन स्कूल्स की बात की थी कि कॉमन स्कूल्स इस्टेब्लिश होने चाहिए जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को एडमिशन दिया जाए, ना लिंग, धर्म, जाति, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और साथ में विकलांग जो बच्चे हैं उनके लिए, प्रौढ़ों के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, मतलब सभी लोगों के लिए इन्होंने बात की कि आप किसी भी आधार पर किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट जो कहा, पाठ्यक्रम व शैक्षिक प्रक्रिया का अभिनवीकरण, मतलब उसमें नयापन होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है, जो पुराना पाठ्यक्रम चलता आ रहा है, उसमें आवश्यकता है सुधार की और नई चीज़ों को इंक्लूड करने की। और शैक्षिक प्रक्रियाएं जो हमारी चलती हैं, जैसे मूल्यांकन हमारा चल रहा है, पढ़ाने की कला है, विधियां हैं, उन सब में समय के साथ परिवर्तन की आवश्यकता है, तो उनको परिवर्तित किया जाना चाहिए। समय समय पर पाठ्यक्रम का अवलोकन होना चाहिए, हर 5 वर्ष के बाद उसको चेंज किया जाना चाहिए। और समय समय पर जो शैक्षिक प्रक्रियाएं हमारी, चाहे मूल्यांकन संबंधी है या पठन पाठन संबंधी है, उन सब में भी नवीनीकरण होना चाहिए। विधियां लचीली होनी चाहिए, समय के अनुसार परिवर्तनशील होनी चाहिए। फिर विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन की बात की। विभिन्न स्तर मतलब जैसे प्राइमरी, प्री प्राइमरी, ये जो हमारे स्तर थे, उन पर जो शिक्षा है वो भी सुगठित होनी चाहिए, मतलब प्री डिटरमाइंड उद्देश्य हो, हमारे पहले से सब कुछ निर्धारित हो, जिससे उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा सकें। शिक्षकों को भी उन्हीं के अनुसार तैयार किया जा सके, जैसी आवश्यकताओं हो उन्हीं के अनुसार अपनी क्रियाओं को प्रतिपादित किया जाए, ऐसा मानकर सभी स्तरों का शैक्षिक पुनर्गठन भी यहाँ पर करने की बात कही है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है शिक्षक। शिक्षकों के विषय में भी बहुत सारे इन्होंने योजना में पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि शिक्षकों का जो अपॉइंटमेंट है वो किस आधार पर किया जाना चाहिए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनका प्रशिक्षण जो है वो अच्छा व्यवस्थित होना चाहिए। देन उनको वेतन अच्छा मिलना चाहिए, सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए, महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा के और प्रशिक्षित करके उनको स्कूल्स में फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जो कोठारी आयोग की अनुशंसाएं थी, सुझाव थे, उनको पूरी तरह से यहाँ पर समन्वित रूप से लागू करने की बात कही कि शिक्षक का स्तर यदि अच्छा होगा, वो अपने काम से संतुष्ट होगा, वेतन से संतुष्ट होगा, तो वो अपना काम भी ईमानदारी से करेगा। और साथ में शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजनाएं भी बनाने के लिए इन्होंने प्रावधान किए। शिक्षा का प्रबंध जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, उसमें इन्होंने कहा कि शिक्षा की योजना जो है और उसकी जो प्रबंध प्रणाली है उसमें परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन कैसे? क्योंकि उस समय तक जो भी योजनाएं थी वो केंद्रीकृत होती थी, सभी पावर्स सेंटर के हाथ में थी, तो सेंट्रल लेवल पे जो भी डिसीजंस लिए जाते थे या जो समस्याएं हैं वो सभी लोग अपनी सेंटर पर लेकर जाना पड़ता था, उनको एक ही जगह मुख्यालय था। फिर इन्होंने कहा कि जो ये केंद्र में मुख्यालय है, जो राष्ट्रीय स्तर पर है, उसे भारतीय शिक्षा सेवा के नाम से एक समिति बनाकर उसका गठन कर देना चाहिए। राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा का गठन करना चाहिए और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाना चाहिए, जिससे जो भी समस्याएं हैं या जो भी डिसीजन मेकिंग है वो उसी स्तर पर कर ली जाए और डिसेंट्रलाइजेशन होने से ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट किया जा सकता है, ऐसा इस नीति में माना गया और सुझाव भी दिया गया। साथ में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की भी बात की और इसको और ज़्यादा दीर्घकालीन योजनाएं बनाने के ऊपर इन्होंने एम्फसाइज किया कि योजनाएं जो हैं वो दीर्घकालीन होनी चाहिए, हमें बहुत फोरसाइटेड होकर, फ्यूचर ओरिएंटेड होकर अपनी योजनाओं का निर्धारण करना चाहिए। अब बात आती है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, संसाधन व समीक्षा की।
अब जब संसाधनों की इन्होंने बात की तो इन्होंने कहा कि ये जो नीति का प्रस्ताव दिया जा रहा है उसके क्रियान्वयन के लिए बहुत सारे अमाउंट की ज़रूरत होगी। तो इस अमाउंट की व्यवस्था कैसे की जाए? तो सबसे पहले तो जो केंद्र है वो 6% ऑफ GDP कंट्रीब्यूट करे एजुकेशन के लिए। दूसरा, अगर कोई भी दान की व्यवस्था है, उपहार की व्यवस्था है, किसी तरह के कोई शुल्क आदि की व्यवस्था की जा सकती है तो वो की जाए और उनसे जो हमारे पास अमाउंट आएगा उसको हम शिक्षा के सुधार में प्रयोग करें। और दूसरी बात, समीक्षा की समीक्षा मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद इन सब चीज़ों को बार बार देखा जाए, रिव्यू किया जाए उनका कि कितनी चीज़ें कहाँ तक हो रही हैं एग्जीक्यूट। क्योंकि नॉर्म बना दिया गया, उसको एग्जीक्यूट करने की बात की, लेकिन हुई है या नहीं हुई है, इम्प्लीमेंट हो रहा है कितना या नहीं हो रहा है, ये चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो समीक्षा मतलब मूल्यांकन करना ज़रूरी है कि कितना हुआ है काम। नेक्स्ट कहा प्रणाली क्रियान्वयन के बारे में। प्रणाली क्रियान्वयन मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं वो किस हद तक हो पा रहा है और कब तक हमें कर देना है। जैसे इन्होंने कहा कि 1990 तक 11 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं और 1995 तक 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। तो प्रणाली को क्रियान्वित करने के रूप में, क्योंकि इन्होंने इनका काम था स्टार्टिंग में जो इनको कार्य सौंपे गए उसमें भी हमने कहा कि जो भी ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा भी इनको देनी है। तो इन्होंने ये बात भी कही कि प्रणाली कितनी क्रियान्वित हो रही है ये भी हमें देखते रहना है। साथ में भविष्य के बारे में इन्होंने कहा कि भविष्य में हमें 100% जो है वो एनरोलमेंट चाहिए और साक्षरता दर चाहिए। तो उसके लिए जो भी श्रेष्ठतम प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रयास ये योजना करेगी। अब इस शिक्षा नीति की कुछ और विशेषताएं भी रही और कुछ नवीनताएं भी, इन्होंने जो नवीन सुझाव दिए उनके कारण इसमें कुछ नवीनता थी। जैसे एक इन्होंने कहा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड था, उसी के प्रचार प्रसार के लिए था। क्योंकि उस समय जो प्रेजेंट कंडीशन थी विद्यालयों की वो बहुत ज़्यादा खराब थी और ऐसी अवस्था में जो छात्र थे वो विद्यालय में आने में हिचकिचाते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो सही नहीं था, तो अट्रैक्शन नहीं था बच्चों के अंदर या उनके पेरेंट्स के अंदर। तो विद्यालय में एनरोलमेंट को पूरा करने के लिए ये एक मिशन चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसमें ये कहा गया कि प्राथमिक जितने भी विद्यालय हैं उनमें उचित आकार के 2 बड़े कमरे होंगे। एक अच्छा आकार हो, मतलब बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसे 2 कमरे और एक वरांडा। उन्होंने बरामदे की भी बात की कि 2 ये चीज़ें होंगी। साथ में किचन के लिए भी उन्होंने कहा कि किचन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उसके अलावा जो TLM है, मतलब खिलौने, नक्शे, चार्ट, श्यामपट्ट, जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया जा सके, ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो ज़रूरी हैं उनकी व्यवस्था भी प्रत्येक विद्यालय में की जानी चाहिए। साथ ही 2 शिक्षकों की नियुक्ति की बात की कि हर प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होंगे जिनमें एक महिला और एक पुरुष हो। और फिर क्या होगा कि प्राथमिक स्तर पे जब प्रारंभिक अवस्था है तब तो 2 शिक्षक होंगे, लेकिन बाद में जितनी भी कक्षाएं हैं उन हर कक्षा के हिसाब से एक एक शिक्षक प्रत्येक कक्षा पर निर्धारित किया जाएगा। ऐसा एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इन्होंने सजेस्ट किया। नेक्स्ट जो इन्होंने सजेशन दिया जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था वो था नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय जो हैं वो हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए गए और उनका मेन कंसेप्ट क्या है, जो गरीब और प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बुद्धिमान बच्चे हैं और वो शहर तक नहीं पहुंच पाते या उनके पास संसाधनों का अभाव रहता है और अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाते, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो स्कूल खोले जाए, जैसे पेस कीपिंग या पेस सेटिंग विद्यालयों की इन्होंने बात की कि वो बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए गति निर्धारक विद्यालय खोले जाएं। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण अनुशंसा थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट दिया और प्रत्येक जिले में एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने की बात की। और ये आदर्श विद्यालय कैसे होंगे? आवासीय होंगे, छात्र वहीं पर रहेंगे। 75% विद्यार्थी जो होंगे वो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे और 25% विद्यार्थी जो होंगे वो शहरी क्षेत्र के इन विद्यालयों में एडमिशन ले सकते होंगे वैसे। देन अक्टूबर 1987 तक इन्होंने 210 नवोदय विद्यालय खोले और साथ में उनमें समान पाठ्यक्रम व परीक्षा पद्धति की बात रखी कि जितने भी नवोदय विद्यालय होंगे उनमें समान पाठ्यक्रम रहे और परीक्षा पद्धति भी समान हो।
जिनमें निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, देन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हर तरह के हों, देन साथ में प्रयोगात्मक प्रश्न वगैरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त इन्होंने आरक्षण व्यवस्था की बात भी की कि SC ST के जो बच्चे हैं उनको भी वेटेज मिलना चाहिए, सो दैट वो भी कहीं पर निगलेक्ट ना हो जाएं। साथ में जो मातृभाषा रहेगी वो 6th से 8th तक जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में रहेगी या प्रादेशिक भाषा में रहेगी, और 9th से 12th तक की जो शिक्षा होगी वो हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में होगी। और इसमें एडमिशन का जो प्रवेश परीक्षा है वो NCERT द्वारा आयोजित की जाती है प्रत्येक वर्ष। इसके साथ में एक और इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट इन्होंने योजना में पॉइंट रखा डिस्टेंस एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़ का, मुक्त विश्वविद्यालय और सुदूर शिक्षा की इन्होंने बात की। उससे पहले हालांकि 1985 में ये इग्नू जो था इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने इसमें क्या किया कि और ज़्यादा गति प्रदान की और नए विश्वविद्यालय खोलने की बात की और इस चीज़ को और पॉपुलराइज करने का स्टेप इन्होंने उठाया। और जो एक बहुत और इम्पॉर्टेंट काम किया वो था उपाधि असंबद्धता, मतलब डीलिंकिंग, सेवा और डिग्री को आपस में डीलिंक करा। जैसे कुछ क्वालिफिकेशंस या कुछ कुछ क्वालिफाइड लोग थे जिनका रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता था, उनको जॉब नहीं मिल पाती थी, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ लोग इसलिए जॉब नहीं पा सकते थे क्योंकि डिग्री का अभाव था। जैसे अगर BA नहीं किया हुआ है तो डिग्री नहीं होने की अवस्था में जॉब नहीं मिलेगी। तो अब इसमें इन्होंने संशोधन किया, जैसे 10+2+3 की इन्होंने बात की, तो इन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के पास डिग्री हो। अगर कोई जॉब ऐसी है जिसको 10+2 के बाद दिया जा सकता है तो उसको 10+2 के बाद बच्चे को दे दिया जाए। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म होगा और साथ में लोगों को अपने अकॉर्डिंग जॉब भी मिल जाएगी और उनको 3 साल एक्स्ट्रा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो सेवा और डिग्री को डीलिंक करने का काम था ये इस नीति में बहुत अच्छा किया गया और इसको बहुत अप्रिशिएट भी किया गया। अब इसका मूल्यांकन हम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने जो योजना में कार्य करने थे या निर्धारित किए थे वो बहुत इफ़ेक्टिव थे। तो उनमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे भारतीय शिक्षा में एक रूपता लाने का प्रयास किया, जो बहुत बिखरी हुई थी चीज़ें उनको समेटा, एक संरचित रूप दिया और एक रूपता लाने का प्रयास किया कि सभी जगह पर एक ही जैसी एजुकेशन हो। देन राष्ट्रीय शिक्षा संरचना की बात की, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और अवसरों की समानता, ये तीनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उससे पहले कोई भी प्रॉपर संरचना नहीं थी। इन्होंने कहा 10+2+3, उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, मतलब पूरे राष्ट्र में एक ही जैसा पाठ्यक्रम हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता था, और अवसरों की समानता, मतलब सभी लोगों को पढ़ाई के लिए समान अवसर प्रदान कराए जाने की बात की। साथ में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने की इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, पहले जितने हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जाए और उसके बाद जहाँ पर नहीं है वहाँ पर उनको बढ़ाया जाए। और बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया इन्होंने प्राथमिक स्कूलों को बढ़ाने में और छात्रों को उसमें एनरोल करने के लिए। देन केंद्र का अधिक दायित्व, इन्होंने ये भी कहा कि केंद्र का दायित्व बहुत ज़्यादा है, वो GDP का 6% भी निकाले और साथ में और भी व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रोवाइड कराए, जिससे शिक्षा को और ज़्यादा स्पष्ट और सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस योजना की भी, जैसे हम सभी जानते हैं, अब NP 2020 आ रही है तो उसको भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स सभी चीज़ों के होते हैं, तो इसकी भी बहुत आलोचना हुई। साथ में ये भी कहा गया कि पुरानी पुस्तक पर नई जिल्द चढ़ाई गई है, जैसे कि जो सब बातें पुरानी थी उन्हीं को दोबारा से रीफ्रेम करके ये लोग कह रहे हैं। और ये हम भी जानते हैं कि रीफ्रेम किया गया था क्योंकि कोठारी आयोग की ही अनुशंसाएँ थी जिन पर ये वर्कआउट किया गया था, तो इसको ऐसा भी कहा गया। लेकिन फिर भी इस योजना के कुछ प्रावधान जो थे वो बहुत ज़्यादा उपयोगी थे और उनका स्वागत किया गया। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।